हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन्स का लेक्चर नंबर 4। तो अगर हम लेक्चर नंबर 3 की बात करें तो वहाँ पर हमने लास्ट टाइम केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करी थी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने पहली केमिकल प्रॉपर्टी दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमने कंप्लीट कर दी थी। हमने उसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को एक्सप्लेन किया था, समझा था। तो होप आपको समझ आई होगी वहाँ पे। तो आज हम नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे दैट इज़ कंबस्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, कंबस्चन को पहले हम समझें कंबस्चन होती क्या चीज़ है। कंबस्चन बोलते हैं हम जनरली जलने को, टू बर्न, कोई चीज़ जलना। तो आप जानते हैं कि अगर हम डेली लाइफ में थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे तो अगर चीज़ें, कोई भी चीज़ जो जलती है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलती है। इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में ऐसा कहते हैं कि किसी कंपाउंड का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना, उसको हम बोलते हैं कंबस्चन। ठीक है। तो अगर हम कंबस्चन की बात करें तो जो एल्केन्स हमारे पास होते हैं, जब एल्केन्स को हम बर्न करते हैं, जब उनको जलाते हैं, या दूसरे वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि जब एल्केन्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो एक बहुत हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ प्रोड्यूस्ड इन दैट केमिकल रिएक्शन। ओके। तो देखिए, मैंने यहाँ पर आपको यही लिखा है। यहाँ पर अगर आप देखें, थोड़ा गौर करेंगे आप, मैंने यहाँ पर यही लिखा हुआ है। देखिए, एल्केन्स ऑन हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर, या इसको बोलते हैं ऑक्सीजन। हम जानते हैं कि एयर के अंदर ऑक्सीजन ही होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर स्पेशली ऑक्सीजन को ही पॉइंट आउट करते हैं। गेट completely oxidized to form carbon dioxide and water with the evolution of large amount of heat। जब इनको हम जलाते हैं, जब इनको बर्न करते हैं या इनको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट निकलती है। ये जो हीट निकलती है, दिस हीट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनर्जी। इसलिए अगर देखा जाएगा, एल्केन्स का यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूअल। तो फ्यूअल में हमें जानता है कि बहुत ज़्यादा हीट निकलती है और उस हीट एनर्जी को यूज़ किया जाता है गाड़ियों को चलाने के लिए, इंजन को स्टार्ट करने के लिए, उनको चलाने के लिए। ठीक है। इसलिए यही रीज़न है कि हम जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जो, या ऐसा कह सकते हैं कि जो फ्यूल वगैरह होते हैं उनके अंदर ये हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके। आइए अब केमिकल रिएक्शन की तरफ आते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको समझने की कोशिश करेंगे हम। देखिए, मीथेन CH4 गैशियस फॉर्म में जब रिएक्ट होती है ऑक्सीजन के साथ, मैंने 2 टाइम लिखा है, क्यों लिखा है मैं आपको बाद में बता देता हूँ। तो जब मीथेन को ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्ट करते हैं, इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है गैस, और वाटर। प्लस यहाँ पे देखिए 890 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है इसमें। मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। अगर आप हायर एल्केन्स की भी बात करेंगे तो हायर एल्केन्स में और भी ज़्यादा हीट रिलीज होती है। ओके। आइए नेक्स्ट चलते हैं। अगर यहाँ पर तो मैंने सिर्फ एक सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन लिया, सबसे छोटा एल्केन लिया, दैट इज मीथेन। मतलब हैविंग ओनली वन कार्बन एटम। अगर 2 कार्बन एटम होंगे, 3 कार्बन एटम होंगे, 4 होंगे, तो इन दैट केस हम केमिकल रिएक्शन को कैसे, या केमिकल इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, उसके लिए एक जनरल फार्मूला है। आपको बस वो फार्मूला समझने की कोशिश करनी है। देखिए, फार्मूला मैंने यहाँ पर लिखा है CnH2n+2। आगे मैंने लिखा है 3n+1/2 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। जब रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट, जो प्रोडक्ट बनेगा, वो n नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल प्लस n+1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हमारे पास प्रोड्यूस होंगे। आइए ज़रा इसको समझते हैं किस तरीके से ये बनेंगे, कैसे ये रिएक्शन बनेगी। देखिए, यहाँ पर मैंने आपको वैसे एग्जांपल भी दी है। यहाँ पर n की वैल्यू मैंने 3 दी है। सपोज अगर आपके पास n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 3 का मतलब ये हुआ कि अगर C आपके पास 3 होगा, अगर कार्बन एटम आपके पास 3 होंगे। चलो एक काम करते हैं, मैंने 3 पर यहाँ पर एक एग्जांपल लेके रखी है, आप इसको देख सकते हैं। मैं C4 लेता हूँ या C5 लेता हूँ। पहले मैं C4 लूँगा, फिर C5 लेकर भी आपको समझाता हूँ। देखिए, इसको मैं इरेज करता हूँ। यहाँ पर C3 की जगह मैं C4 लेता हूँ। ओके। सपोज C4 है यहाँ पर। तो अब क्या होगा, यहाँ पर H है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर H है ना। अब H के आगे 2n+2 है। ओके। देखिए कितना बनता है, 2 अपनी जगह, n की जगह हम लिखेंगे 4। ठीक है, 4, क्योंकि n के वजह हमने पहले 4 लेके रखी हुई है। 2 4 8 + 2 कितना होता है 10। ये आएगा H10। क्लियर। C4H10 प्लस, ये इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल देखेंगे, ऑक्सीजन कितने मॉलिक्यूल यहाँ पर रिएक्ट करेंगे। अब n के वैल्यू हमने 4 ली है, तो ये है
एन, अब 3n की जगह 4 लिखेंगे, बनेगा 4 3 12, ठीक है। 12 प्लस 1/2, ये बनेगा 13/2, क्लियर। 13/2, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 13/2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे। मतलब C4H10, इसको हम बोलते हैं ब्यूटेन। ब्यूटेन को रिएक्ट करना पड़ेगा हमने 13/2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ। जब इसको रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब n की वैल्यू हमने क्या ली है, n लिया हमने 4 के बराबर, ओके। अब मैंने आपको प्रोडक्ट में यहाँ पर ये बताया है रूल में, जो इक्वेशन का जो बेसिक रूल है उसमें ये मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स होंगे वो n नंबर होंगे। n हमने कितना लिया था, n हमने 4 लिया था। देयरफॉर यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे वो होंगे 4CO2, ओके, प्लस n+1 H2O, हमेशा n+1, मतलब जितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल होंगे उससे एक ज़्यादा वाटर का मॉलिक्यूल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 4 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल होंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल 5 होंगे, 5H2O होंगे। अगर 6 होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल तो 7 होंगे वाटर के मॉलिक्यूल। अगर 8 होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल तो 9 होंगे वाटर के मॉलिक्यूल। इस तरीके से मतलब जितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे उससे एक नंबर ज़्यादा हमारे पास होंगे वाटर के मॉलिक्यूल। इस तरीके से हम कंबस्शन रिएक्शन ऑफ एल्केन्स को जर्नली रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपके पास कोई भी हाइड्रोकार्बन क्यों ना हो, चाहे मीथेन हो, ईथेन हो, प्रोपेन हो, ब्यूटेन हो, पेंटेन हो, हेक्सेन हो एंड सो ऑन, जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपको कोई बताए तो आप इजीली इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप इसको लिख सकते हो अगर आपके पास ये बेसिक रूल पता होगा। होप आपको ये समझ आया होगा। अगर नहीं, आप कमेंट सेक्शन में हमें बता देना तो मैं आपको फिर से आपको ये समझा दूंगा, ओके। आइए अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट। यही मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि ये बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इनको यूज़ किया जाता है फ्यूल में। मैंने वही चीज़ यहाँ पर आपको मेंशन करी है। आप एक काम करना, यहाँ पर आप समझने की कोशिश करो ज़्यादातर। तो अगर आपको नोट्स चाहिए मैं डिस्क्रिप्शन में PDF फाइल डाल देता हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड करना और नोट्स आप वहाँ से ले लेना, ओके। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इनमें इनकम्प्लीट कंबस्चन भी होती है कभी कभार। मतलब हाइड्रोकार्बन जो है वो कम्प्लीटली कंबस्चन उनकी नहीं होती है, जल नहीं पाते हैं। एज अ रिजल्ट वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस बनती थी उसके बजाय वहाँ पर कार्बन निकलता है, कार्बन बनता है। उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट कंबस्चन। जब इनकम्प्लीट कंबस्चन होती है, इनकम्प्लीट कंबस्चन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन सॉलिड, इसको हम लिखते हैं S, कार्बन सॉलिड। और ये जो वाटर होगा ये लिक्विड में होगा, ऑक्सीजन गैस में होगा, ठीक है, ये भी गैस में होगा, ठीक है। अब क्या होगा, जब इसको हम रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ मीथेन को, इनकम्प्लीट कंबस्चन होगा, कार्बन बनेगा, साथ में बनेगा वाटर। ये जो कार्बन होगा इसको हम बोलते हैं ब्लैक कार्बन। इसका कलर कैसा होता है, इसका ब्लैक होता है। तो ये ब्लैक कार्बन फिर यूज़ होता है इंक के अंदर, जो प्रिंटर्स की इंक होती है उसके अंदर यूज़ किया जाता है इसको, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है फिर इस कार्बन को, जैसे वगैरह पेंसिल्स वगैरह के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है फिर इसको, ठीक है। ये फिर इसके बेनिफिट्स आ जाते हैं। तो इसके अलावा भी हमारे पास कुछ रिएक्शंस हैं, मतलब स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर जो होती हैं, इनको हम बोलते हैं कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, इनकम्प्लीट कंबस्शन वगैरह। मतलब ये डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट कंडीशंस के अंदर ये रिएक्शंस होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मीथेन को ट्रीट करेंगे ऑक्सीजन, मतलब अगर इसको जलाएंगे, रादर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, अगर इसको हम बर्न करेंगे या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो, लेकिन स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर, अगर कॉपर 523 केल्विन टेम्परेचर और 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ये कंडीशन, इन कंडीशंस में अगर इसको हम रिएक्ट करेंगे, ये रिएक्शन अगर होगी, इन दैट केस यहाँ पर हमारे पास बनता है मिथाइल अल्कोहल, या इसको बोलते हैं मिथानॉल, ठीक है, एक रिएक्शन। इसके अलावा एक हमारे पास और रिएक्शन है, अगर इसी मीथेन को ऑक्सीजन के साथ, मतलब अगर इसको जलाएंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, इसको रिएक्ट करेंगे इसके साथ, बट किसके प्रेजेंस में, ऑक्साइड के साथ, मैग्नीज के ऑक्साइड, मॉलिब्डेनम के ऑक्साइड के प्रेजेंस में, इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड, दैट इज मिथानल एल्डिहाइड इसको बोलते हैं, ठीक है। और साथ में वाटर तो निकलता ही है, क्लियर। ये हमारे पास था कंबस्चन के बारे में सब, ओके। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, द नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी दैट इज पायरोलिसिस। आइए थोड़ा बहुत पायरोलिसिस को हम समझते हैं, पायरोलिसिस क्या चीज़ है, ओके। देखिए अगर पायरोलिसिस की हम बात करते हैं, इसमें क्या होता है कि जो हायर एल्केन्स हमारे पास होते हैं, बड़े बड़े एल्केन्स, मीन्स C8 C9 C10 C6 C12 C14 15 एंड हायर एल्केन्स जो होते हैं, मतलब जहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 6 7 8 से ज़्यादा होंगे, ठीक है। उनको जब क्या किया जाता है, जब उनको हीट किया जाता है हाई टेम्परेचर्स पर,
तो जब हाई टेम्परेचर तक उनको हीट किया जाता है वो डिकम्पोज हो जाते हैं, और डिकम्पोज होने के बाद वो छोटे एल्केन्स और एल्कीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड दैट पर्टिकुलर डिकम्पोजिशन ऑफ हायर एल्केन्स इनटू लोअर एल्केन्स इज नोन एज पायरोलिसिस। पायरोलिसिस का एक और नाम है, दैट इज क्रैकिंग बोलते हैं इनको हम, ठीक है, क्रैकिंग या पायरोलिसिस। क्लियर हुआ ना? यही यहाँ पर मैंने लिखा है, हायर एल्केन्स ऑन हीटिंग टू हायर टेम्परेचर्स डिकम्पोज इनटू लोअर एल्केन्स एंड एल्कीन्स एक्सेट्रा। दिस डिकम्पोजिशन ऑफ हायर एल्केन्स टू लोअर एल्केन्स और एल्कीन्स इज नोन एज पायरोलिसिस, या इसको क्रैकिंग भी बोलते हैं। क्लियर? आइए हम रिएक्शन की तरफ जाते हैं थोड़ा बहुत। ओके, यहाँ पर मैंने एक हायर एल्केन लिया है, दैट इज C6H14, इसका नाम क्या आएगा? हेक्सेन। मैंने यहाँ पर हेक्सेन लिया है। हेक्सेन को 773 से ज़्यादा या 773 टेम्परेचर, इससे ज़्यादा टेम्परेचर पर इसको हम रिएक्ट करते हैं, इसको हीट करते हैं, इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हेक्सीन C6H12, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। और उसके बाद और अगर देखा जाएगा ये बहुत सारे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। उसके बाद एक तो हमारे पास हेक्सीन बना, एक हमारे पास ब्यूटीन बना और इथेन बना, नेक्स्ट हमारे पास प्रोपीन बना, इथीन बना, मीथेन बना, मतलब लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल अगर हम हायर एल्केन्स को हायर टेम्परेचर्स तक हीट करते हैं। क्लियर? याद रखना एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको कि जब हायर एल्केन्स को हीट किया जाता है हाई टेम्परेचर्स पर, जब वो डिकम्पोज हो जाते हैं लोअर एल्केन्स या एल्कीन्स के अंदर, ये देखा गया है कि ये कहीं ना कहीं फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर पढ़ा था, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। तो ये देखा गया है कि ये जो पायरोलिसिस वाली रिएक्शंस हैं ये किसी न किसी तरीके से फॉलो करते हैं किनको? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को। यहाँ पर लिखा होगा मैंने, देखिए, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट दीज रिएक्शन आर बेस्ड अपॉन फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म। तो अगर हम इसी की बात करें, अगर हम हायर एल्केन डोडेकेन मीन्स अगर 12 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 12 होगा, जब उसको हाई टेम्परेचर पर हम उसको हीट करेंगे सब अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, जैसे हाई टेम्परेचर देंगे हम 900 से अबो टेम्परेचर हमारे पास होगा, प्लेटियम या निकल के प्रेजेंस में अगर इस रिएक्शन को हम करेंगे तो हमारे पास देखो प्रोडक्ट क्या बनता है। तो डोडेकेन मैंने यहाँ पर लिया है, डोडेकेन मीन्स C12, नंबर ऑफ कार्बन एटम डोडेकेन में कितने होंगे? 12। तो ये बनाता है हमारे पास हेप्टेन, पेंटेन, ठीक है, और अदर प्रोडक्ट मैंने यहाँ पर लिखा है, इसमें ब्यूटेन भी बन सकता है, प्रोपेन भी बन सकता है, और एल्कीन्स भी बन सकते हैं कुछ, मतलब जैसे प्रोपीन है, इथीन है, एंड सो ऑन। मतलब ये पॉसिबिलिटीज़ हैं जब हम डोडेकेन को रिएक्ट करते हैं अंडर दीज कंडीशंस, इन टेम्परेचर और इन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। क्लियर? तो अगर देखा जाएगा पायरोलिसिस का हम फिजिकल एडवांटेज जो है वो ये है कि जो ऑयल गैस या पेट्रोल गैस जो होती है उसको प्रोड्यूस किया जाता है कैरोसिन और पेट्रोल से। ये देखा गया है कि ये जो प्रोसेस है इट इज़ बेस्ड अपॉन पायरोलिसिस। क्लियर? तो होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो ये थी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो कि आपके सिलेबस में भी मेंशन थी। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट विल बी द कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया होगा या अगर आपने कुछ सीखा होगा तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।